ये तो ऐसा मामला है कि जैसे रिसीविंग एंड पे अल्लाह के फजल से IMF है और हम गिविंग एंड पे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? देखिए, शाहिद साहब के साथ जो वाकया हुआ जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल है, कंडेमेबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी कोई भी शहरी पाकिस्तान को उसकी इज्जत नफ्स है। बट एनीवे मैं उसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर है कि जो चीज़ एक एपरेंट नजर आ रही थी वो उनकी फ्रस्ट्रेशन थी बेसिकली, और फ्रस्ट्रेशन एज ए ह्यूमन भी, एज ए इंडिविजुअल भी, और एज अ फॉर आपको जो ये फाइनेंस मिनिस्टर, जी बिल्कुल, मिनिस्टर के लिहाज से जो मईशत के जो मिनिस्टर हमारे जी, अब उनकी वो किसी सूरत भी IMF उनके साथ करने को तैयार नहीं है, किसी किस्म की मुआहदा या आगे आपकी जो नई ट्रांशें उन्होंने जारी करनी थी, बल्कि अब जो हालिया दिनों में उनकी मीटिंग में होने वाली है उसमें पाकिस्तान को जो ट्रांशे देने थे वो एजेंडा में शामिल भी नहीं है। तो एक फ्रस्ट्रेशन एक जो है हमारे मिनिस्टर साहब की जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। अब ये जो उनकी फ्रस्ट्रेशन थी, दो वजूहात इसकी होती है। मैंने कहा कि इंडिविजुअल लेवल की है, सेकंड लेवल पे ये कि आप चूंकि वजीर हैं और आप अपने मुल्क की सोवरेनिटी को चैलेंज होते हुए देख रहे हैं एक ऐसे इदारे के साथ कि जिसका पॉलिटिकल हालात के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी जो हेड है IMF की, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि आप अपने अंदरूनी हालात को पहले ठीक करें, फिर आपको माली इमदाद हम देंगे। तो इससे माली इमदाद का हमारे पॉलिटिकल के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप देखें, अगर हकीकत में देखें तो वो कुछ गलत भी नहीं कह रहे, क्योंकि उनको जो हमें कर्जा देना है उसको वापस भी लेना है, और वापस लेने के लिए यहाँ पे इकोनॉमिक हालात अगर इस तरह के होंगे कि हम कुछ कमाएंगे तो IMF को उनका कर्जा या उनकी किस्त वापस की जा सकेगी। तो लिहाजा आपकी रिलेटिव टर्म्स के अंदर जो आपकी खुद मुख्तारी है स्टेट की वो चैलेंज हो रही। तो बेसिकली इसाक डार साहब की जो फ्रस्ट्रेशन थी शायद वो इसको डिमॉन्स्ट्रेट करती है। लेकिन मैं जहाँ तक आपने कहा कि फौज में चीफ आर्मी साहब इसको खुद देख रहे हैं, तो अब ज़ाहिर है मजबूरन उनको बिठाना तो पड़ेगा, सबको तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाना पड़ेगा, एक सेंट्रल एजेंडे पर सेंट्रल पॉइंट के साथ लेके चलना पड़ेगा। जो मर्जी कर लें, लेकिन आपकी दुनिया का अभी भी आपको जानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका मेन जूस जो है वो आर्म फोर्सेस हैं। अगर आर्म फोर्सेस को आपको गारंटी देती हैं लोकल इन्वेस्टर्स को या फॉरेन इन्वेस्टर्स को, तो आप तसल्ली के साथ यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब लेट्स सी कि इसे फर्दर आगे जो है वो कैसे लेके चलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर जो ये फैसिलिटेशन काउंसिल बनाएगी ये डिविडेंड्स लेकर आएगा, लेकिन आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की इंतहाई जरूरत है। जो भी आने वाले दिनों के अंदर आप जब इलेक्शंस होंगे तो खुद ब खुद गवर्नमेंट जो है, नई गवर्नमेंट जो फॉर्म होगी वो आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी, चाहे वो PTI की गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी को, या नून लीग की, जिसकी मर्जी गवर्नमेंट आ जाए। तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, इंशाल्लाह थिंग्स विल गो बेटर इंशाल्लाह। अच्छा शाहिद कुरैशी साहब, आप चूंकि मईशत पिछले 7-8 साल से कवर कर रहे हैं और अभी हमने एक तकाबुली जायजा भी लिया एक्सपोर्ट्स का कि किस तरह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 2013 में जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट छोड़ के गई थी जिस मकाम पर, वहां से कहां हम गिर गए, और पाकिस्तान की जो सूरत हाल अगर आप बांग्लादेश से देखें तो टेक्सटाइल बिजनेस आपका 60 से 65% बांग्लादेश शिफ्ट हो गया, और उसकी बुनियादी वजह थी कि लोड शेडिंग का इतनी ज्यादा वो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपकी इंडस्ट्री सारी ठप हो गई। अभी एज वी स्पीक टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोबारा से 40% तक बंद हो गई है पिछले 1.25 साल में। अब ये बताएं कि आपकी क्या खबर है कि इस सारी सिचुएशन से निपटने के लिए हुकूमत के पास क्या प्लान है, और दूसरा ये कि अब जो नई गवर्नमेंट जब आएगी तो उसके लिए कितना चैलेंजिंग होगा मईशत को आगे लेके चलना। देखिए कि मईशत के लिए दो चीज़ें होती हैं, आपने अपर इकोनॉमी और रूरल इकोनॉमी दोनों पे फोकस करना होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी 2013 के बाद जो गवर्नमेंट्स आई उन्होंने रूरल इकोनॉमी पे उस तरह फोकस नहीं किया, किसानों को उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जितना 2008 से 2013 में किया गया। अब आपको एक जरी पॉलिसी बनानी होगी, उसमें आपको जो कॉटन का जो रकबा है उसको रिवाइव करना होगा। पाकिस्तान में कॉटन का जो जमीन है वो तकरीबन 40% उसकी जो काश्त है वो कम हुई है, उस पे जो है आपने शुगर केन जो है वो काश्त की है। अब कॉटन ज्वान जो है उसकी, क्योंकि जो हमारी जो फुटी है उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, उससे जो ज्वान आता है वो अच्छा नहीं है, और फिर क्या होता है जो इंडस्ट्री है उसको बाहर से कॉटन मंगाना पड़ता है, और फिर जब ये रॉ मटेरियल डिपेंडेंट होना पड़ता है, इंपोर्ट ओरिएंटेड बन गई है सारी इंडस्ट्री। अब इसमें बांग्लादेश में भी नहीं होता कि वहां भी इंपोर्ट ओरिएंटेड है, लेकिन वहां पर यह है कि आपको बिजली जो है वो सस्ती मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट पाकिस्तान में सस्ती है, पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पे है दुनिया में। तो
आप कैसे compete कर सकते हैं चाइना को राइट देन अदर कंट्रीज को? उसके लिए ये है कि आपको सस्ती बिजली पैदा करनी होगी, उसके लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी होगी। जब 2013 से 18 तक जब इस पे काम हो रहा था बिजली पे, तो मैं ही वो जर्नलिस्ट एट दैट टाइम, मैं उस वक्त एक इंटरनेट न्यूज़ एजेंसी में था, तो मैंने उस वक्त के मिनिस्टर से कहा, मैंने कहा सर ये जो पॉलिसी है ये हमें बर्बाद कर देगी, क्योंकि अब कैपेसिटी पेमेंट्स में जब हम पैसे देंगे, जब इतनी बिजली महंगी पैदा होगी, डॉलर बेस्ड रिटर्न, ना हम इंडस्ट्री को दे सकेंगे बिजली, ना हम आवाम को सस्ती बिजली दे सकेंगे, तो फिर हमारा साथ क्या होगा? हमने क्या किया, हमने एक रेंटल केस उठाया, रेंटल केस को लेके हमने एक पूरी तहरीक चला दी। हमने नहीं ये देखा कि उस रेंटल के फायदे कितने हैं, उसको चलाने से आपको कितना फायदा होता कि आप सस्ती बिजली के नए प्लांट्स लगा रहे थे। सही। उस पॉलिटिकल गेम में एक पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन तो जीता, लेकिन उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? हमें। उसकी वजह क्या थी कि हमारे पास लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं थी। जब तक हमारे पास सस्ता फ्यूल और सस्ती एनर्जी नहीं आती, हम उस वक्त तक इंटरनेशनली कंपीट नहीं कर सकते, और उसके लिए हमें फौरी तौर पर इकदाम करने होंगे, हमें पॉलिसी को देखना। अच्छा, शायद ये बताएं कि आपने मिफ्ता इस्माइल को भी देखा, ये पीटीआई गवर्नमेंट का और इनका तो काबिली जायजा हम लेते रहते हैं, कई शोज में बात करते रहते हैं। जाहिर है अभी 1.25 साल पहले तक किसान काफी खुशहाल हो गया था इनके 3-3.5 साल में, क्योंकि उसमें जो मिडिल मैन की जो एक मोनोपोली थी वो टूटी, किसान को उसका उजरत अच्छी मिलने लग गई थी। लेकिन अच्छा, एक्सपोर्ट्स भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें कई चीज़ें ऐसी थी, जिस तरह आई क्लियरली रिमेंबर कि जो इंपोर्ट होके गाड़ियाँ बड़ी सस्ती जापान से इधर उधर से आती थी, जो मिडिल क्लास बंदा जो नहीं अफोर्ड करता 40-50 लाख की गाड़ी लेना, 30 लाख की नहीं ले सकता वो गाड़ी, तो वो 10-10 लाख की आपको डेहत्सू और इस किस्म की कई ब्रांड्स आपको मिल जाते थे। उस पर रज़ाक दाऊद साहब ने पिछले पीटीआई दौर में पाबंदी लगा दी कि जी इंपोर्ट हुई हुई गाड़ियां हम नहीं लाएंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे गाड़ियां, ताकि हमारी डोमेस्टिक मार्केट उठे। और डोमेस्टिक मार्केट ने कहाँ से उठना था? यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग तो होती ही नहीं है, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल आता है जिसको असेंबल करके आप जो है अच्छा भला उन्होंने कार्टेल बना रखा है हमारी जो लोकल गाड़ियों की जो कंपनीज हैं। तो ये बताइए कि मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार 1.25 साल में आपने देखा कि दोनों वज़राए खजाना आए और अपनी अपनी पॉलिसी के मुताबिक इन्होंने हुकूमत को लेकर चले। दोनों में से आपको बेहतर किसकी पॉलिसीज लगी और फर्क क्या आपने महसूस किया दोनों में? देखिए कि मुफ्ता इस्माइल मार्केट वैल्यू के हिसाब से चल रहे थे, डॉलर को जिस तरह फ्री फ्लोट करना था उस हवाले से वो अपने इकदाम जो हैं वो पूरे कर रहे थे, और IMF के साथ जो मीटिंग्स थी, जो उनके साथ इकदाम थे, उस हवाले से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थी उन्होंने वाजे कर दिया जी मैंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी बढ़ानी है और IMF के साथ हमारा मुआहदा भी है। अब डार साहब की एक मजबूरी भी आप पॉलिटिकल पार्टियों की होती है, उसकी वजह यह है कि ये इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन साल है, इलेक्शन होना है होपफुली, ठीक है। अब अगर इलेक्शन होना है तो उसमें अगर आप पेट्रोलियम मसनूआत की मजीद कीमतें बढ़ा दें, लेवी मजीद बढ़ा दें, मजीद टैक्स का बोझ बढ़ा दें, तो ये हुकूमत आवाम के पास क्या लेके जाएगी? IMF का जो कहना है, IMF का कहना है, ये मैं जो कल मीटिंग हुई है उसकी ये एक बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। IMF ने कहा है कि 700 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाए जाएं और शरह सूद में मजीद 1% इजाफा किया जाए, अच्छा। और साथ साथ जो GST है इसमें भी 1% इजाफा किया जाए। और इसके साथ साथ कुछ मजीद भी उन्होंने चीजें जो है वो डिमांड की हैं कि ये जो हमारी जो मैं ऑन द स्क्रीन नहीं कह सकता, ये हमारी जो मांगे हैं ये भी पूरी की जाए। हालांकि गवर्नमेंट IMF के जितने भी मुआहदे थे दोस्त ममालिक से और दीगर ममालिक से वो पूरे कर चुकी है। और इसमें हमें एक चीज और भी नहीं भूलनी चाहिए कि जिस तरह हम ब्लॉक्स की बात करते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर शायद चेंज हो रहा है, उसकी एक मैं आम सा अगर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में बैठ के कह रहा हूं कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, इकोनॉमी का जर्नलिस्ट, तो उसके असरात पाकिस्तान पे पड़ रहे हैं और पाकिस्तान को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो पूरी दुनिया में ये बातें हो रही हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर शायद चेंज हो रहा है, कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने के हवाले से इकदाम हो रहे हैं। रिसेंटली आपने ईरान सऊदी अरब के साथ देखा, और हमें एनर्जी के लिए हमें हमसाये मुल्क के पास जाना पड़ेगा, हमें ऐसी पॉलिसीज बनाना पड़ेंगी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम सरवाइव नहीं कर सकते, हमारे पास डॉलर नहीं है। बिल्कुल सही। आखिर में लास्ट 1 मिनट, ब्रिगेडियर साहब योर लास्ट कमेंट, बड़ी अच्छी इन्होंने मिसाल दी ईरान और सऊदिया की। मुझे तो बड़ी पर्सनली बड़ी इस बात की खुशी है
कि बिला वजह जो सुन्नी शिया फसादात और इस तरह की चीजें हम देखते हैं, जो शायद जब हम छोटे थे तो इस तरह की बातें बहुत कम सुनने को मिलती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो ये बातें बहुत ज्यादा बढ़ती गईं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि ईरान और सऊदिया एक दूसरे के साथ मुश्तरका जो उनके मफादात हैं उनको लेकर आगे चल रहे हैं, विच इज वेरी गुड। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में हमें कौन कौन से डिफरेंसेस को अब खत्म करके मुल्की नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखकर चलने की जरूरत है? देखिए जी, बिल्कुल शाहिद साहब ने कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। जो पहले हार्ड पावर के जरिए पहचाना जाता था, वो उसको रिप्लेस करती हुई दुनिया इकोनॉमिक के हिसाब से आपको वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान के लिए जो रिप्रोचवा है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, मैं समझता हूँ ना सिर्फ हमारे अंदरूनी हालात जो मुल्क के हैं, जिसमें कि शिया सुन्नी फसादात होते थे या प्रॉक्सी वॉर्स जो हमारे मुल्क में होती थी, शिया या सुन्नी या सऊदिया या ईरान के हमारे सॉइल के ऊपर, उससे हमें निजात मिलेगी। मजीद ये कि जो हमारी गैस पाइपलाइन इस वक्त ईरान के बॉर्डर पे तैयार पड़ी हुई, जो कि कुछ इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इसमें किसी हद तक सऊदी अरब का भी अमल दखल था, तो मेरे हिसाब से वो जो एनर्जी की हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी जल्द इंशाल्लाह पूरी होने जा रही हैं। उसके ऊपर लास्ट अगर मैं बात करूँ, सीपेक की जो एक्सटेंशन है थ्रू दी आपकी जो ईरान और सऊदी और आगे इस तरह नॉर्थ की तरफ वेस्ट की तरफ जो लेकर जाने का चाइना का प्लान है, तो आपका जो सीपेक उसका मेन कार्डिनल है या उसका मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम है आपका ओबोर का, तो इसकी बड़ी तेजी से तरक्की होती हुई चीजें नजर आएंगी। मजीद ये कि आपके फाटा और जो बलोचिस्तान के अंदर हालिया दिनों के अंदर आप देखें पाक फौज ने जिस तरह से चीजों को संभाला है और किसी दहशतगर्द को यहाँ पे पनपने का मौका नहीं दे रहा, काफी हद तक अमन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कायम हो चुका है। तो सिक्योरिटी, अमनो अमान, सीपेक का मजीद तेज होना, आपकी एनर्जी की जरूरियात ईरान से पूरा होना और आपके चाइना की तरफ लुक ईस्ट पॉलिसी की जिसकी तरफ हम हल्का हल्का अभी जा भी रहे हैं, ओपन एंड क्लोज, तो मेरे ख्याल में आने वाले दिन पाकिस्तान के लिहाज से अगर डिप्लोमेटिक के लिए अच्छा प्ले करें तो मेरा नहीं ख्याल को दिन दूर है कि इंशाल्लाह ताला हम एक जो है वो टाइगर किस्म की इकोनॉमी बन सकते हैं।